ओम बिरला आज दोबारा लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। स्पीकर पद के लिए ध्वनि मत से ओम बिरला के नाम पर मोहर लग गई। ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया था। ओम बिरला के चयन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओम बिरला को दूसरी बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद हासिल करके ओम बिरला ने इतिहास रच दिया है। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। इस बार वो तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। साल 2014 में पहली बार कोटा से ही उनको सांसद चुना गया था। इससे पहले ओम बिरला 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। 17वीं लोकसभा के बाद अब 8वीं लोकसभा के लिए दोबारा से स्पीकर उनको चुन लिया गया है। ओम बिरला ने एमकॉम की पढ़ाई भी की है। बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए जो अच्छी खबर मिल रही है उसकी। मॉनसून पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जल्दी गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत को राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश से होता हुआ मॉनसून उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। अगले कुछ दिनों में मॉनसून पूरे प्रदेश में छा जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मानसून के बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। बागेश्वर में राहत की बारिश के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून में भी पिछले दिनों हल्की फुल्की बरसात हुई। अगले 1-2 दिन में उत्तराखंड में मानसून की एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश होने की संभावना है। उधर मानसून राजस्थान की सीमा तक पहुंच गया है। 27 जून तक मानसून की एंट्री झालावाड़ बांसवाड़ा के रास्ते हो सकती है। मानसून की एंट्री से उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ गई बल्कि प्री मानसून गतिविधियां भी बढ़ गई। इस बदले मौसम का असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पहले के तापमान में और अब के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो 29 जून तक मानसून दिल्ली तक भी पहुंच जाएगा।
और देखिए, बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे मानसून के ताजा अपडेट की बात करें तो राजस्थान से होते हुए मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। यूपी के कई इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, यूपी में बुंदेलखंड के रास्ते मानसून ने एंट्री कर दी है। बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं राजस्थान में भी मानसून पहुंच गया है। 50 डिग्री की मार झेल रहे लोगों के लिए मानसून बड़ी राहत लाया है। देखिए, तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो जल्दी ही मानसून से लोगों को राहत भी मिलने वाली है। गुजरात के कुछ और हिस्सों तक मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बिल्कुल, गुजरात में मानसून की बारिश से मौसम सुहाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। देखिए, मानसून से मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही साथ बिहार और यूपी के ज्यादातर जो इलाके हैं वहां मानसून का अभी भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत यहां पर हो गई है। पूर्वी यूपी में भी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 तारीख यानी कि कल से उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। और देखिए, मौसम विभाग की ओर से 28 तारीख को पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर आई है कि मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून तक मानसून की दिल्ली में एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, 45 डिग्री के तापमान से दिल्ली वालों को जल्द ही कुल मिलाकर राहत मिलने वाली है। और इसी पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, कमल नयन और सागर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट हम लेंगे। देहरादून और जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आएंगे। जोशीमठ में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं बारिश को लेकर? क्या मौसम विभाग का अलर्ट है, उसके बारे में बताएं। जोशीमठ में भी अब प्री मानसून की बारिश दिखने लगी है। यहाँ कल शाम को ही बारिश हुई थी और इस समय भी आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 24 जून से 30 जून तक पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में बारिश तो हो रही है, लेकिन दोपहर के समय थोड़ी राहत है। अभी तक राहत की खबर यह है कि जो चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, रास्ते ठीक है, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन अभी ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट जो मौसम विभाग ने दिया है वो चारधाम यात्रियों को सुरक्षित और सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा करने के निर्देश दिए हैं। मौसम लगातार बदल रहा है, बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गर्मी से राहत हर किसी को मिल रही है, क्योंकि इस बार पहाड़ों में भी गर्मी का असर देखने को मिला और चारधाम यात्रा जो है वो अपने पूरे चरम पर है। सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ पे आए इस बार, क्योंकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी देखने को मिली और पहाड़ों में अब प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। वहीं कल से जो दूसरा मौसम विभाग का अलर्ट है वो भारी से भारी बारिश का है। वो देखना होगा किस तरह से होता है, क्योंकि अब एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है पहाड़ों में। जी, चलिए देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर, उनसे जान लेते हैं। जोशीमठ में मौजूद हैं वो, वहां से देख लेते हैं क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। कमल है वहां पर मौजूद। कमल, तो दिखाइए कैसा मौसम का मिजाज है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून की बात करूंगा तो देहरादून में लगातार जो है वो हवाओं का दौर बना हुआ है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं जताई थी, मौसम विभाग का कहना था प्री मानसून की, क्योंकि दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है, ऐसे में 29 तक जो है वो मानसून पूरी तरीके से उत्तराखंड को कवर कर लेगा। लेकिन अभी की अगर मैं करंट सिचुएशन दिखाऊं तो विजुअल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है वो आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और हवाओं का दौर देहरादून में लगातार जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तेज बौछारों के साथ तेज रफ्तार हवाएं चल सकती है, जिसके देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लेकिन ये वो नजारा है जो देहरादून का नजर आ रहा है इस वक्त और बेहद ही खुशनुमा मौसम यहाँ पर हो चुका है, जिसको देखते हुए लगातार लोग जो है टूरिस्ट जो है वो देहरादून का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तरी भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी भारत में मानसून ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में उत्तराखंड में भी जल्द ही मानसून जो है वो पूरे उत्तराखंड को कवर करेगा और लगातार आप सड़कों पर चहलकदमी देख सकते हैं। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, उन्हीं सड़कों पर जो है वो लगातार चहलकदमी देखी जा रही है और लोग जो है वो लगातार देहरादून सहित आसपास के इलाकों का रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट लगातार देहरादून पहुंच रहे हैं और देहरादून की आब हवा को एंजॉय कर रहे हैं, देहरादून की आब हवा का लुत्फ ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 29 तारीख को तक जो है वो पूरे प्रदेश में मानसून जो है वो आ जाएगा, जिसको देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी इस दौरान अलर्ट पर रखा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है। ऐसे में लोगों से लगातार जो है वो सावधानी बरतने को कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसी तरीके का अगर मौसम बना रहता है तो लोगों के लिए राहत भरी बात होगी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास भी। नीतू हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार है बारिश का, गर्मी बहुत ज्यादा है। नीतू, क्या कहना है मौसम विभाग का, कब तक दिल्ली में बारिश हो सकती है?
देखिए गुंजन, दिल्ली में प्री मानसून एक्टिविटीज की शुरुआत तो 23 जून से हो गई है। अभी हमें मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन, क्योंकि 30 जून तक तो दिल्ली पक्का ही मानसून पहुंच जाएगा। अभी थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन मौसम मेहरबान है दिल्ली वालों पर। देखिए दोपहर के 12 से ज्यादा बज गए हैं और आपको धूप कहीं नजर नहीं आएगी, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज के दिन को लेकर भी प्रेडिक्शन की है, बारिश होगी, कल भी बारिश हो सकती है और फिर 28 तारीख को तो तेज बारिश का अनुमान जताया है। 29 को भी तेज बारिश होगी। ये दरअसल प्री मॉनसून एक्टिविटीज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मिलकर साथ असर दिखा रहा है, वो दिल्ली एनसीआर वालों पर बहुत मेहरबान है। हवाएं बहुत तेज है, हालांकि ह्यूमिडिटी थोड़ी बड़ी है, लेकिन राहत जरूर है, क्योंकि हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो पारा जो था वो 45 तक था और अभी मैं अभी अपने फोन में भी देख रही थी तो टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री है। हालांकि फील थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में तो ये पारा लुढ़क कर 31-32 तक पहुंचेगा। यानी जो इंतजार था खत्म होने वाला है, इसे हम काउंटडाउन कह सकते हैं। आप आज को छोड़ दीजिए, कल परसों से बारिश और ज्यादा होने वाली है और 30 जून से मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग ने अभी 1-2 दिन और बताया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दिल्ली से 1-2 दिन पहले मानसून की एंट्री होगी, लेकिन दिल्ली पहुंचने में भी 1-2 दिन लगेगा। लेकिन ये जो प्री मानसून एक्टिविटीज है, इसमें रुकावट नहीं आने वाली, यानी मौसम अच्छा रहेगा, ठंडा ठंडा कूल रहेगा। और क्योंकि वीकेंड भी आने वाला है, आज बुधवार हो गई है, उसके बाद वीकेंड तक तो दिल्ली एनसीआर वाले आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। अब उन्हें हिल स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, अब घर से बाहर निकलिए, आपको हिल स्टेशन जैसा मौसम ही महसूस होगा। जी चलिए, मुझे लगता है कि नीतू को ज्यादा इंतजार है, वीकेंड का भी 3 दिन और पड़े हैं। देखिए चलिए, सागर के पास मैं वापस जाना चाहूंगी। सागर, देखिए जैसे प्री मानसून एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, प्री मानसून बौछारें तो हो ही रही हैं, वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि टूरिस्ट जो है वो लगातार इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं, पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन विभाग को इस दौरान किस तरीके से अलर्ट पर रखा है और हर स्थिति पर अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है। ऐसे में बेहद ही संवेदनशील इलाके हो जाते हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स और जो खतरे की संभावनाएं हैं वो बनी रहती है, जिसको देखते हुए तमाम जो है वो अलर्ट करते जा रहे हैं और तमाम अधिकारी खुद फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो आवाजाही है वो उत्तराखंड में बढ़ गई है और कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पैक चल रहे हैं। मसूरी की हम बात करें या उत्तराखंड के अन्य डेस्टिनेशन की बात करें तो लगातार दिल्ली, यूपी, हरियाणा से भारी संख्या जो है वो लोगों की यहाँ पर पहुंच रही है और वीकेंड को एंजॉय कर रही है। लेकिन जो नज़ारा वीकेंड पर देखा जा रहा था, मौसम बदलने के बाद अब वो नज़ारा पूरे सप्ताह जो है वो देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें। जो टूरिस्ट उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो सावधानी बरतें, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तमाम विभाग जो है वो अलर्ट पर हैं। और मौसम एक बार हम फिर से दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से खुशनुमा बना हुआ है। अब हल्की जो है वो धूप खिल चुकी है यहाँ पर और देहरादून का ये नज़ारा है। मौसम विभाग की माने तो 29 तक जो है वो पूरे उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे देगा, जिसको देखते हुए, जिन खबरों को देखते हुए लोग जो है, टूरिस्ट जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं और देहरादून के होटल्स और अन्य जो पर्यटक स्थल है वो पूरी तरीके से पैक भी चल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अब ये राहत भरी बात है क्योंकि इसी चीज का इंतजार लोगों को था, जिस तरीके से बिल्कुल इंतजार खत्म होने वाला है और अब मॉनसून पूरी तरीके से दस्तक भी देने वाला है। कमल, आपका रुख करना चाहूंगी, जोशीमठ वो इलाका है जहां पर तेज बारिश होने के बाद वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम वहां पर किए गए हैं, वो बताएं। जी, प्रशासन तो सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस बार की बारिश में जो जोशीमठ का ये इलाका है ये पूरी तरह से, पिछली बार जो 2023 जनवरी की जो आपदा आई थी, इस बार भी अभी यहाँ पे 1-2 खड्डे देखने को मिले थे और घटना थोड़ी सी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में हर कोई इस बार चिंतित है क्योंकि जोशीमठ में इस बार समय पे बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी भी जो हुई तो उसके बाद अब साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। मानसून में कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा डर है कि कहीं फिर से यहाँ पे दरारों का सिलसिला शुरू ना हो जाए, उस चीज को लेकर प्रशासन भी इस समय मुस्तैद दिखाई दे रहा है, अलर्ट पे प्रशासन है। वहीं जो पहाड़ी है यहाँ की, इस बार उत्तराखंड में आग की घटना भी सबसे ज्यादा देखने को मिली, लेकिन जो बीते 2-3 दिनों में हल्की बारिश हुई उसके बाद अब पहाड़ियां हरी होनी शुरू हो गई है, जो एक सुखद खबर है क्योंकि पहाड़ों में गर्मी के चलते आग की घटनाएं देखने को मिली। वहीं जो चारधाम यात्रा मार्ग है, इन पे सबसे ज्यादा मानसून का असर देखने को मिलता है। रास्ते जगह जगह टूटते हैं, पहाड़ी टूटती है, जो चारधाम यात्री होते हैं जगह जगह फंसते हैं। ऐसे में फूलों की घाटी, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा यहाँ पे चल रही है। वहीं औली और इस समय नीति घाटी में भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो समस्या होती है उसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो यहाँ पे आईटीबीपी फोर्स है, गढ़वाल स्काउट है, आर्मी है, सभी को तैयार रहने के लिए दिया है। सतर्कता बरत दी गई है। जो तहसील विभाग है यहाँ पे आपदा प्रबंधन, इसके एक कक्ष बनाया गया है जहाँ पे सूचना प्रदान होगी। 24 घंटे वो खुला रहेगा। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ द्वारा बताया गया कि कार्यालय को तैयार कर लिया गया है, क्योंकि मानसून में सबसे ज्यादा होता है, कहीं भी नुकसान होता है उसकी सबसे पहली सूचना तहसील प्रशासन को मिलती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में प्रशासन भी इस समय तैयार दिखाई दे रहा है पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि जोशीमठ का मुद्दा है, चारधाम यात्रा है और हर तरफ इस समय टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्क लेना प्रशासन नहीं चाहेगा। जी चलिए नीतू के पास चलते हैं। नीतू, ये बताइए, कल भी हम शाम को जब आपसे बात कर रहे थे 5 साढ़े 5 के आसपास, तब भी आपके चेहरे पे ऐसी गुड न्यूज वाली स्माइल थी। अभी आपके चेहरे पे गुड न्यूज वाली स्माइल है, क्योंकि आप पूरी तरह से 100% श्योर है कि बारिश तो आने ही वाली है। 35 डिग्रीज टेम्परेचर विच फील्स लाइक 40 डिग्रीज। अभी आप कह रही हैं कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव तो हमें फील हो ही रहा है। अभी ये बताइए, वेदर डिपार्टमेंट या मेट डिपार्टमेंट से आपकी बातचीत हो पाई है किसी एक्सपर्ट से? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल शगुफ्ता, मेरी अभी बात हुई थी और जैसे ही मैं लाइव में पैच हुई आईएमडी ग्रुप में फिर एक अपडेट आया है कि दिल्ली और दिल्ली से सटे जो इलाके हैं अगले 2 घंटे में यहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेन होगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी और मौसम ठंडा रहेगा। तो मुझे लगता है यही वजह है कि मेरे चेहरे पर गुड न्यूज वाली ये स्माइल है। मौसम विभाग ने बोला है कि जो एक हीट वेव दिल्ली वालों को सता रही थी उसका अंत हो गया है, वापस नहीं आने वाली है। मौसम ऐसा ही रहेगा। और गुड न्यूज एक और चीज की है कि हमेशा जब हम मानसून की बात करते हैं तो अगस्त और सितंबर तक मानसून खत्म हो जाता है, सितंबर अंत तक मानसून खत्म होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी मानसून थोड़ा लंबा भी जाएगा। ज्यादा बारिश का अनुमान है और हर बार से इस बार मानसून में भारी वर्षा होगी, ज्यादा दिनों तक होगी। तो ना सिर्फ जो खेती करते हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा, बाकी दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं जो गर्मी से बहुत परेशान थे उनके लिए भी एक अच्छा चांस होगा मौसम को एंजॉय करने का, ज्यादा मानसून देखने का। क्योंकि बीते साल भी बारिश तो हुई थी लेकिन उसके बाद दिक्कतें भी हुई। लेकिन इस बार किसानों के लिए अच्छी खबर होगी कि ज्यादा बारिश से जो हम देख रहे हैं कि फसलें नहीं हुई, क्योंकि भीषण गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि फल सब्जियां खराब हो रही थी, महंगाई बढ़ गई इस वजह से। तो बिल्कुल गर्मी का सितम तो हम सबने महसूस किया है नीतू, भीषण गर्मी पड़ी है और इसीलिए शायद जब गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इंतजार भी अब बहुत ज्यादा है मानसून का कि कब झमाझम बारिश होगी और गर्मी के प्रकोप से हम सबको राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, भारी बारिश के बीच आपको एक खबर सावधान करने वाली भी बता दें, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश तेज हो रही है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिर गया। ये लैंडस्लाइड पवंटा हाटकोटी के पास हुआ, जहां सड़क के दोनों ओर यात्री फंसे हैं। इनमें अधिकतर टूरिस्ट हैं। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों का रुख करें तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। अब देखिए, राहत की बारिश के लिए दिल्ली एनसीआर का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28-29 जून से दिल्ली में मानसून की एंट्री हो जाएगी। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी मानसून दस्तक दे चुका है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हुए प्री मानसून बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी सी राहत दी है। हालांकि तापमान अब भी 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अब 2 दिनों बाद मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, फिर तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। जरा सोचिए, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का इंतजार, हीट वेव्स और लू ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत सताया, लेकिन अब मौसम मेहरबान है। आईएमडी की माने तो 28 से 29 जून तक दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है, जिसका लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में मौसम अब अच्छा ही बना रहेगा। मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण भारत से चलता हुआ मानसून अब उत्तर भारत आ गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के राज्य में बेहद बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी जो हीट वेव्स और लू दिल्ली एनसीआर के लोगों को सता रही थी, अब उसका अंत हो गया है। पीछे देखिए, सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन मौसम कितना सुहाना बना हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं, सूरज का
तो देखिए, मौसम के मिजाज की तो बात हो गई, अब बात थोड़े घूमने फिरने की भी हो जाए और आध्यात्म की भी हो जाए। माता वैष्णो देवी के दर्शन अगर करना चाहते हैं तो अब आपको एक नई सेवा मिलने जा रही है। अब आप जम्मू से सीधा वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं, वो भी महज 10 मिनट में। ये संभव होगा हेलीकॉप्टर की उड़ान से। इस सेवा के लिए 2 तरह के पैकेज की व्यवस्था है और एक दिन में 25 लोग इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। जम्मू से वैष्णो देवी भवन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। अब महज 10 मिनट में जम्मू से सीधा वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। मंगलवार को जम्मू से सीधा वैष्णो देवी के लिए यात्रियों के हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। जम्मू हवाई अड्डे से 2 हेलीकॉप्टर माता वैष्णो देवी धाम के पंछी हेलीपैड पर उतरे। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होकर 9 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग समेत बाकी दूसरे अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत किया, उन्हें माता की चुनरी भेंट की। थोड़ी भी तकलीफ है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं और जिनके पास समय की कमी होती है, उनके लिए सर्विस बहुत अच्छी है। जम्मू एयरपोर्ट से आपको सर्विस मिलती है और 10 मिनट में आप वैष्णो देवी माता के दरबार पहुंच जाते हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा लकी है जी, बिल्कुल पहली सर्विस ऊपर आए और पता कि नहीं लगा। और मेरे ख्याल जेडे सीनियर सिटीजन या किसी वजह के टाइम की कमी है, बेटर है 11 बजे ऐसा तो चले। मैं सुना 5 बजे ने दोबारा छड्डी उड़ना। हाईली कंफर्टेबल और अच्छी सर्विस। यह हेलीकॉप्टर सेवा बोर्ड के अध्यक्ष और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर शुरू की गई है। निजी सर्विस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 उड़ानों के साथ शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत हेलीकॉप्टर पंछी हेलीपैड पर श्रद्धालुओं को छोड़ेगा। वहां से भवन तक श्रद्धालु बैटरी कार से पहुंचेंगे और माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए उन्हें केबल कार से सफर तय करना होगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 2 तरह के पैकेज तय किए गए हैं। एक दिन का पैकेज 35,000 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। इसमें श्रद्धालु सुबह दर्शन के लिए मंदिर जा सकेंगे और शाम को उसी उड़ान से वापस आ सकेंगे। इस पैकेज के तहत पंछी हेलीपैड से भवन तक बैटरी कार सेवा, माता के दर्शन और भैरव मंदिर तक रोपवे टिकट शामिल है। वहीं दूसरा पैकेज 60,000 रुपए प्रति यात्री रखा गया है, जिसमें यात्री अगले दिन वापसी करेंगे। दूसरे पैकेज के तहत पहले पैकेज में मिलने वाली सुविधाओं के अलावा श्रद्धालुओं के लिए रात भर रहने की व्यवस्था रहेगी। 3 बार खान पान के साथ ही विशेष श्रद्धा सुमन, विशेष पूजा आरती में शामिल होने की सुविधा भी मिलेगी। बहुत से हमारे यात्री खास करके जो दूर के इलाकों से आते हैं या विदेश से आते हैं, उनके के लिए समय की कमी होने की वजह से कई बार उनकी तरफ से ऐसा फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सेवा और जिसके अंदर दर्शन की सुविधा भी रहे, भैरव जी के दर्शन भी रहे और वापसी की सुविधा भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो, ताकि कम से कम समय में वो माता रानी के दर्शन कर वापस लौट सकें। उसी दिशा में माननीय अध्यक्ष महोदय की डायरेक्शंस पर हमने ये सेवा शुरू की है। जम्मू हवाई अड्डे से माता वैष्णो देवी मंदिर तक नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं के समय की बचत तो होगी। इसके अलावा कटरा से भवन तक के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा है, जिसका एक तरफ का किराया 2100 रुपए जबकि दोनों तरफ के लिए 4200 रुपए प्रति श्रद्धालु है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आने वाला शनिवार बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसी शनिवार यानी 29 जून को अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होगा। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी बीच पुलिस, पैरामिलिट्री स्टाफ, सेना से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां कैसी हैं, बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे सहयोगी अशरफ वानी। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र 2 दिन बचे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में यात्रा निवास के बाहर खड़े हैं। श्रीनगर में कई करोड़ की लागत से ये यात्रा निवास जो है अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए बनकर इसी साल तैयार हो गया है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने की जो है व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यही अमरनाथ यात्रियों का रास्ता होगा बालटल पहुंचने तक। और अगर हम उल्टी तरफ चलेंगे तो ये जो है यह रास्ता पहलगाम के बेस कैंप तक जाएगा। सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ये जो सुरक्षा बल के वाहन हैं, ये इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं
अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु जत्थे की शक्ल में 29 जून से जम्मू से रवाना होंगे, उन्हें बाज़ाब्ता कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना किया जाएगा, जिसमें उनके जो रोड ओपनिंग पार्टीज के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए फ्लैग कार्स और दूसरे वाहन और एम्बुलेंसेस हर अमरनाथ यात्रा या श्रद्धालुओं के उस काफिले के साथ चलते रहेंगे हाईवेज पे। जहां तक बेस कैंप के बाद जहां पर पैदल अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पहलगाम के रास्ते से और बालटल के रास्ते से, वहां पर बेस कैंप्स की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, जबकि यात्रा के अलग अलग इलाकों और पड़ावों पर भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे सुरक्षा बल के जवान, बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुछ हफ्ते पहले जो जम्मू में अमरनाथ एक यात्रा से के श्रद्धालु की एक बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में भी की गई। जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकों का दौर चला और सुरक्षा एजेंसियों ने इस अमरनाथ यात्रा में पूरी और पुख्ता सुरक्षा देने की न सिर्फ इंतजाम किए हैं बल्कि उसको सुनिश्चित करने के लिए सब तरह की तैयारियां की है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज से अब ये अमरनाथ यात्रा सरल हो गई है, सड़कें बेहतर की गई हैं, सुविधाएं अमरनाथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई हैं, उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में एक रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचेंगे। बालटाल से माजिद फारूक के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इस संग्रहालय में भारतीय संस्कृति के उद्गम से लेकर आधुनिक संस्कृति तक के बारे में हर तरह की जानकारी मिल पाएगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में अब एक भव्य संग्रहालय का निर्माण होगा। मंगलवार को यूपी की योगी कैबिनेट की हुई बैठक में भारतीय मंदिर संग्रहालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। टाटा सन्स ने केंद्र सरकार के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था। अब अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत टाटा सन्स इस संग्रहालय का निर्माण कराएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। ये जमीन 90 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने रामनगरी में दूसरे विकास कार्यों के लिए कंपनी के 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए अयोध्या में राम की पैड़ी से गुप्तार घाट के पास जमीन दी जाएगी। पर्यटन विभाग के मुताबिक संग्रहालय में मंदिर का पूरा स्वरूप, दर्शन, पौराणिक काल में उसकी संकल्पना, पूजा क्या है, मंदिर कैसे बना, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी होगी। साथ ही विश्व भर में मंदिरों के आकार प्रकार, उनके आधुनिक स्वरूप को भी दिखाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय में भारतीय संस्कृति के उद्गम से लेकर आधुनिक संस्कृति तक के बारे में एक जगह पर जानकारी मिल सकेगी। इसमें वेद, रामायण, मंदिर पूजा पद्धति से जुड़ी प्रामाणिक चीजें, उनके उद्भव, संस्कृति, इसके लाभ, सबके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें जहां पौराणिक जानकारी होगी, वहीं उनका आधुनिक संस्करण भी होगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक मंदिर संग्रहालय के निर्माण में न सिर्फ अयोध्या बल्कि राज्य के दूसरे स्थलों पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राजस्व और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जयपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा देश भर में जारी है। यहां इलाज समेत हर तरह की ऐसी व्यवस्था है जो न सिर्फ मरीजों के लिए मुफीद है, बल्कि राजस्थान के कई अस्पताल इस मॉडल को अपना रहे हैं। मरीजों की संतुष्टि इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिकता है।
ये एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ये बड़े बड़े अस्पतालों को भी पीछे छोड़ता है। साफ सफाई हो या इलाज या फिर सुरक्षा, हर व्यवस्था चाक चौबंद। जयपुर के देवीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आज देश भर में चर्चा हो रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले चिकित्सा संस्थान के रूप में पहचान मिली है। ये राजस्थान का पहला ऐसा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड में लगातार 2 बार अवार्ड मिल चुका है। इस यूपीएचसी के मॉडल को प्रदेश के कई अस्पतालों में अपनाया गया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान की पहली यूपीएससी है जहां पर दूसरी बार रीसर्टिफिकेशन उसका 2022 में हुआ। स्कोर उसका 93.8 रहा, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। उसके बाद इस चिकित्सालय को राजस्थान की अन्य 63 चिकित्सालयों के द्वारा डॉक्टर्स और उनके स्टाफ द्वारा एक्सपोजर विजिट की गई। उसके बाद उन लोगों ने एनक्वास क्वालिटी के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा अहम रहता है, क्योंकि हम उसका रिकॉर्ड लेते हैं। जो भी मरीज आता है उसको उसके सेटिस्फैक्शन तक, पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर तक हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। मरीज जाने के बावजूद भी हम उसे फोन के द्वारा उसके मापदंडों को, उसकी तबीयत के बारे में हम पूछते हैं और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ साफ सफाई, पेंटिंग, चाइल्ड फ्रेंडली रूम, वेटिंग रूम, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, मेडिसिन काउंटर, टेस्टिंग रूम, बायोमेट्रिक सुविधा मौजूद है। यही नहीं, इस छोटे से यूपीएचसी में लिफ्ट, सीसीटीवी और सिनेमा जैसी कई ऐसी सुविधाएं भी हैं जो अक्सर स्वास्थ्य केंद्रों पर बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस यूपीएचसी में 12 डिपार्टमेंट है और सभी में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम होता है। यहाँ ब्लड शुगर, डायबिटीज समेत करीब 36 तरह के टेस्ट की सुविधा भी है। सीनियर सिटीजन और बच्चों की काउंसलिंग भी यहाँ की जाती है। पूर्ण रूप से जो हमारा मेन फोकस है वो मरीज है। रोगी अगर संतुष्ट है तो इसका आयाम सबसे ऊपर है। इस यूपीएचसी पर एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर फार्मासिस्ट, एलटी, एलएचवी, एएएनएम, पीएचएम, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, सपोर्टिंग स्टाफ और सफाई कर्मी एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। मरीजों को यहाँ बेहतर इलाज मिलता ही है, साथ ही उन्हें दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती है। दवा लेने के बाद सुविधाओं के स्तर को लेकर क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे अपने मोबाइल से स्कैन कर मरीज फीडबैक दे सकते हैं। अटेंडेंट को वेटिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, एसियां लगी हुई हैं और डॉक्टर साहब का जो नेचर है, जो स्वभाव है, अच्छा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर का है। स्टाफ की वजह से कोई कमी नहीं है और मतलब इतनी स्वच्छता यहाँ इसमें रहती है कि इसमें आने को ऐसा करता है कि लोग बाग यहाँ बैठे रहे। स्वास्थ्य विभाग ने इस यूपीएचसी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया है। यही वजह है कि दिल्ली से आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर WHO की टीम, उसे सबसे पहले यहीं का मुआयना कराया जाता है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लंच टाइम के अंतिम पड़ाव में आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। देख लेते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ लंच टाइम में एक बार फिर से। कल से परोसेंगे ढेर सारी अच्छी खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दिखते रहिए GNT।